हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हम लोग प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। आज हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर 4। ओके गाइस, उसको समझते हैं क्या है गाइस। ओके, लेट्स सी। देखिए गाइस, अब आपको क्या गिवन किया है। उसने क्या है कि गाइस, ऑड्स ऑफ एन इवेंट। यदि मुझे गाइस किसी भी इवेंट के ऑड्स फाइंड करने हैं तो हम लोग उस इवेंट का ऑड्स कैसे फाइंड करेंगे गाइड। देखिए गाइस, ऑड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है गाइस, आई होप आपको पता है कि 2 केस होते हैं। एक तो फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल होता है गाइस। तो गाइस, कोई एक इवेंट है आपके पास, उस इवेंट के एक फेवरेबल आउटकम्स कह दिए हमने गाइस m है, और एक गाइस हमने कह दिया जो फेवरेबल के हैं वो गाइस हमने कह दिया है कि जो अनफेवरेबल के जो आउटकम है गाइस वो है n। उस इवेंट के 2 केस थे। एक गाइस आपके पास थे m जो कि फेवरेबल थे, और एक गाइस जो आपके पास थे n जो कि अनफेवरेबल आउटकम्स हैं। ओके गाइस, तो गाइस उसने कहा कि ऑड्स इन फेवर ऑफ e। यदि आप किसी इवेंट के फेवर में बात कर रहे हैं तो उसके ऑड्स होने की जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी गाइस। देखिए गाइस, यदि मुझे किसी भी इवेंट के फेवर में ऑड्स की वैल्यू बतानी है तो हमेशा ध्यान रखना, यदि फेवर में बात करें तो ऊपर आएगा फेवर, नीचे हो जाएगा अनफेवर। ओके, ऊपर फेवर वाला आउटकम्स और नीचे अनफेवर वाला आउटकम्स गाइस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, उसने पूछा है ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई। यदि गाइस आपसे इवेंट ई का आपसे पूछ लेता है कि इवेंट ई के अगेंस्ट में ऑड्स बता, इवेंट ए के अगेंस्ट में क्या बता, ऑड्स बता, तो अगेंस्ट मतलब अनफेवर में। अनफेवर का मतलब है अनफेवर ऊपर आ जाएगा और फेवर नीचे आ जाएगा गाइस। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। गाइस यदि आपको किसी इवेंट की क्या गेट करनी हो गाइस, प्रोबेबिलिटी गेट करनी हो गाइस, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गेट करने के लिए आपको पता है गाइस, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे होते हैं। अब मुझे गेट क्या करना है, मेरे पास m फेवर में है और n अनफेवर में है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल में दोनों आएंगे, फेवर और अनफेवर दोनों का सम आएगा गाइज। तो मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फेवर में, तो फेवर में कितना आ जाएगा, m अपॉन m प्लस n। इट मीन्स फेवर प्लस अनफेवर, ये इसका ऑल पॉसिबल हो गया गाइज। यदि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की अनफेवर में गेट करनी होती है तो क्या लिखता है, n अपॉन m प्लस n। आई होप गाइज आपको किसी इवेंट के ऑड्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रोसेस क्या कर रहे हैं गाइज। ओके, यदि किसी इवेंट के फेवर में बात करनी हो गाइज ऑड्स के तो m अपॉन n, अगेंस्ट में बात कर रहे हैं ऑड्स में तो n अपॉन m। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गेट करिए फेवर में m अपॉन m प्लस n, अनफेवर में n अपॉन m प्लस n गाइज। ओके गाइज, चलते क्वेश्चन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं गाइज। देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जांपल गाइज, द ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट आर 5:12। उसने आपको एक ऑड्स में जो फेवर में जो इवेंट है उसमें जो रेशियो बता रखे हैं, फेवर वाले इवेंट का जो फेवर में ऑड्स बता रखा है वो क्या बता रखी है, उसके रेशियो 5:12। इट मीन्स गाइज m रेशियो n इज इक्वल टू 5:12। क्योंकि यदि मैं फेवर में बात करता हूं तो फेवर में रेशियो को लिखने का तरीका होता है m अपॉन n। इट मीन्स m रेशियो n, यानी इट मीन्स m की वैल्यू उसने 5 गिवन की गाइज और n की वैल्यू गाइज 12। अब उसने मुझसे पूछी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ दिस इवेंट, तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बता, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, किस इवेंट की, उसके फेवर में, उसके फेवर की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइज। यदि मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइज तो उसकी प्रोबेबिलिटी में उसके फेवर में गेट कर रहा हूँ, तो फेवर में गेट करने का प्रोसेस क्या हो, फेवर कितना है m यानी 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गए गाइज आपके पास 5 प्लस 12। इट मीन्स गाइज 5 अपॉन 17। तो आई होप गाइज अब गाइज आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे गाइज कि हम लोग यदि किसी इवेंट के ऑड्स में बारे में डिस्कस करते हैं तो कैसे डिस्कस करेंगे, और उसके एक एग्जांपल से हमने पूरा टॉपिक को क्या कर लिया गाइज, क्लियर कर लिया। चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी। ओके गाइज, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की गाइज। लेट्स सी, समझते हैं गाइज। देखिए गाइज, आपने एक डिस्कस किया हुआ था कि कोई भी इवेंट होता है उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज वो हमेशा क्या होती है
कि या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर देन होगी। ओके, किसी भी नल सेट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है गाइज वो 0 होती है। ओके, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी गाइज 1 होती है। ओके, और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 1 होगी गाइज। आई होप ये आपके पास जो रिजल्ट्स हैं इससे आप वाकिफ होंगे गाइज। ओके, ये आपको नॉन रिजल्ट है गाइज, ठीक है ना। अब इनका प्रूफ देखते हैं गाइज, ये कैसे पॉसिबल है गाइज। ओके गाइज, समझेंगे ये सभी प्रोसेस एक सैंपल स्पेस के अंदर बात चल रही है, ठीक है गाइज। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वो कह रहा है कि कोई एक सैंपल स्पेस है आपके पास, उसमें क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि जो एस क्या है, एक सैंपल स्पेस है, ठीक है ना गाइज। और इस सैंपल स्पेस के अंदर ही मैं बात करूं कोई इवेंट ई है, क्योंकि आपको पता है इवेंट सैंपल स्पेस का क्या होता है, एक सबसेट होता है गाइज। ओके, तो ई क्या है, एक इवेंट है गाइज। ओके, तो पहला पॉइंट में मुझे बताओ, यदि मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या लिखूंगा, एन ई अपॉन एन एस। आई होप ये फॉर्मूला आपको नोन होगा, एन ई अपॉन एन एस। गाइज एक बात बताओ, कोई भी इवेंट है आपके पास, उस इवेंट के अंदर कोई ना कोई तो एक एलिमेंट होगा, नहीं भी हुआ तो क्या होगा, एलिमेंट नल होगा। वो एलिमेंट नल होगा या तो गाइज क्या होगा, उसमें नल सेट होगा, या गाइज उसमें कोई ना कोई एक दो एलिमेंट जरूर होंगे, या तो 0 हो सकते हैं या 1 2 3 4। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना गाइज। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो इवेंट लिखा हुआ है या तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी या 0 के इक्वल होगी गाइज। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज, या तो वो 0 होती है या 0 से ग्रेटर देन होगी गाइज। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइज। ये पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइज आपके पास, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। गाइज सेकंड केस क्या कह रहा है, आपके पास नल सेट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गाइज। एक मिनट बाद समझेंगे। नल सेट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन फाई इज डिवाइडेड बाई एन एस। गाइज एक बात बताइए मुझे, नल सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी होती है, 0 डिवाइड बाई कितना हो गया गाइज, एन एस। तो कितना गेट हो गया गाइज, 0। तो आज के बाद ध्यान रखें गाइज कि नल सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो गाइज कितनी होती है, 0 होती है। आई होप ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है। चलते हैं थर्ड पॉइंट। यदि मुझे थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि कह रहे हैं कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ओके गाइज, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसे लिखेंगे, एन एस अपॉन एन एस। तो गाइज एन एस से एन एस कैंसिल, कितना हो गया 1। फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू कितना हो गया गाइज 1। तो ध्यान रखेंगे किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है गाइज, 1 होती है। ओके, अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज वो 0 से तो ग्रेटर देन या इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू कितना होता है गाइज, 1 होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है गाइज। तो देखो कैसे गाइज, एक बात बताओ, कोई इवेंट होता है, इस इवेंट का आई होप नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके गाइज, एक बात बताओ, जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। ये भी बहुत अच्छे से पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइज। ओके, तो गाइज एक बात बताओ, जैसे मैं ऑन बोथ साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगी कंडीशन, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई होगी वो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की होगी, क्योंकि सबसेट है तो सबसेट वाले की तरफ जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एंड सेम एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सबसेट था तो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब एक बात बताओ, अभी हमने सीखा कि किसी भी नल सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज कितनी होती है, 0। तो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू किसी भी सैंपल स्पेस की जब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है गाइज, कितनी होती है गाइज, 1। तो लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो ये जो इवेंट है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसने कहा 0 या 0 से ग्रेटर हो सकती है। इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 या 1 से लेस हो सकती है। इट मीन्स दोनों को रिजल्टों को कंबाइन कर दीजिए, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गाइज या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर देन होगी बट लेस देन इक्वल टू 1 गाइज। आई होप गाइज ये बातें अब आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है गाइज। तो ये रिजल्ट्स थे प्रोबेबिलिटी के कुछ। आई होप गाइज ये रिजल्ट्स आपको क्लियर होंगे गाइज। ओके गाइज, चलते कुछ इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स की तरफ। ओके गाइज, देखिए कुछ रिजल्ट्स क्या है गाइज। सबसे पहला रिजल्ट आता है सेकंड पॉइंट का रिजल्ट गाइज। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका रिजल्ट का गाइज। सेकंड पार्ट क्या है गाइज समझेंगे। जैसे आपने सेट्स के चैप्टर में यूनियन पे फॉर्मूले
समझे थे गाइज, यानी एन ए यूनियन बी गाइज क्या होता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सेम एज इट इज गाइज हम लोग प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। तो गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गाइज कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइज। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके, सेम एज इट इज गाइज इसका जो सेकंड पॉइंट है, यदि मुझे तीनों के बीच में चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गाइज, तो कैसे करेंगे गाइज, समझेंगे बात को। तीनों का इंटरसेक्शन, सॉरी तीनों का यूनियन के बारे में बात करें गाइज, तो तीनों के यूनियन में बात क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गाइज। ओके गाइज, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ठीक है गाइज, यानी दो के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम लोग नेगेटिव में लेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन हमेशा पॉजिटिव में लेंगे गाइज। तो ये बात आपको आई होप गाइज क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी गाइज अब आपको। ओके गाइज, ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिजल्ट की तरफ गाइज। एक बात समझेंगे गाइज, ये आपके पास सपोज दैट कोई दो इवेंट ले लिए गाइज मैंने, E1 एंड E2। ये कोई E1 इवेंट है गाइज और ये कोई E2 इवेंट है गाइज, ठीक है ना। दोनों का कॉमन पार्ट ये रहा गाइज, E1 इंटरसेक्शन E2। ओके, ये दोनों का कॉमन पार्ट है गाइज। ओके, तो गाइज अब एक बात बताइए मुझे, जब ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट हो गया गाइज, तो ये बताइए ये कितना हो गया गाइज आपके पास, E1 माइनस E2 गाइज, और ये कितना हो गया गाइज आपके पास, E2 माइनस E1 वाला पार्ट गाइज। यदि मुझे E1 लिखना है तो E1 की यदि मुझे प्रोबेबिलिटी गेट करनी, तो कैसे गेट करूँगा गाइज E1 की प्रोबेबिलिटी। आई होप गाइज ये तो लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गाइज E1 इंटरसेक्शन E2। आई होप ये बात क्लियर होगी। यदि गाइज मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 बताना है तो क्या लिखूंगा गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 गाइज, तो इज इक्वल टू हो जाता है गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गाइज। तो गाइज इसका मतलब क्या है, अब ये बात समझेंगे। उसने कहा E1 तो इंटरेस्टेड है बट E2 नॉट इंटरेस्टेड है। E1 तो इंटरेस्टेड है बट E2 नॉट इंटरेस्टेड है। जब जो चीज़ नॉट इंटरेस्टेड में आती है उसका मतलब क्या है, उसे हम नेगेटिव में लिया करते हैं गाइज। ओके, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, यानी ये ऑक्यूरेंस हो पा रहा है, ये नॉन ऑक्यूरेंस में कंडीशन है। ओके गाइज, तो यहाँ तक की बातें आई होप गाइज आपको क्लियर होगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर गाइज। इसी में बात समझेंगे गाइज, कभी कभी हम लोग इसी कंडीशन को हम कॉम्प्लीमेंट का नेम भी दे सकते हैं, यानी इसी रिजल्ट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी गाइज आप इसे इससे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गाइज। ओके, आप इसी से एक और रिजल्ट बना सकते हैं। यदि मैं बात करूं E2 के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे गाइज, सेम एज इट इज। तो ध्यान रखेंगे गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2, यानी इस पे कॉम्प्लीमेंट आ गया गाइज अब आपके पास, तो इज इक्वल टू हो गया गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गाइज। आई होप गाइज ये अब आपको रिजल्ट क्लियर हो गया होगा गाइज। चलते एक नेक्स्ट पॉइंट के रिजल्ट के साथ साथ गाइज, यहाँ पे क्या था कि मैंने E2 को एक नॉट हैपनिंग में लिया, यहाँ पे E1 को नॉट हैपनिंग में लिया। गाइज ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, नॉट हैपनिंग। तब क्या करेंगे केस में गाइज, देखिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दोनों के दोनों नॉट हैपनिंग में, या नाइदर और नॉर यूज करके आ जाए, क्या आ जाए गाइज, नाइदर और नॉर, तो E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू गाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 के इक्वल। ओके गाइज, तो ये इक्वल होगी केसेस। आई होप पॉइंट आपको गाइज क्लियर हो गए होंगे। ठीक है गाइज, तो ये बातें थी बेसिकली गाइज, समझ में आ गई होगी गाइज आपको। एक रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखेंगे गाइज, यदि मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू E2 की प्रोबेबिलिटी से होती है गाइज। ये भी केस हो सकता है कि किसी भी E2 के इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन इक्वल टू E1 की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है गाइज। तो कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है गाइज। ओके, तो ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखें गाइज। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज इन सभी रिजल्ट्स पर क्वेश्चंस के। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज।
देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। बोथ आ गया ना वर्ड, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो दोनों में यानी इंग्लिश में और हिंदी दोनों में जो पास होने के एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी है गाइस, वो कितनी दी इसने 0.5। यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है गाइस उसने गिवन की है 0.5। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। और उसके न होने की एग्जामिनेशन में, न होना मतलब कि कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कितनी गिवन की उसने 0.1। यानी दोनों में, यानी हिंदी में भी नहीं पास हो रहा ना वो इंग्लिश में पास हो रहा, तो दोनों में मना कर दी उसने पास होने के लिए। तो उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी बताई उसने वो कितनी बताई है 0.1 दोनों की। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन इज 0.75, इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी गाइस उसने मुझे बताई है 0.75। ओके गाइस, तो अब आपसे क्या पूछा गया इसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दी हिंदी एग्जामिनेशन। तो अब आपसे उसने गाइस क्या पूछ लिया कि बताओ कि हिंदी एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस। आई होप आपको ये पॉइंट जो गिवन थे वो कंडीशन समझ में आ गई गाइस। गाइस एक बात बताइए मुझे, इसमें एक रिजल्ट आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अभी इससे पहले मैंने आपको एक रिजल्ट बताया गाइस, क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। और एच यूनियन ई मतलब गाइस ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का गाइस फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई गाइस। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस। तो गाइस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए कितना आ गया गाइस वैल्यू पुट करेंगे जब आप इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हिंदी में आई डोंट नो, पता नहीं कितने स्टूडेंट पास होंगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस इंग्लिश में, इंग्लिश से पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइस 0.5 और न होने की प्रोबेबिलिटी दोनों में कितनी गाइस 0.1। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी गाइज। तो कितना हो गया 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, 0.75 में से 0.5 क्या कर दीजिए गाइज माइनस कर दीजिए, तो आई होप गाइज आपको गेट हो जाएगा 0.25। ओके गाइज, यहाँ तक अब आपको बातें क्लियर हो गई होगी गाइज। क्या करना है अब आपको 1 और 1.25 गेट हो गया गाइज, आपके पास 1.25 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ये 0.1, इसको आप दिस साइड ले जाइए। तो आई होप गाइज जो आपके पास फाइनली गेट होने वाला है कंडीशन में वो कितनी गेट होने वाली है गाइज, अब आपने होगा 1.15 गाइज। ओके, तो 1.15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको ये समझ में आ गया हो गाइज कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को डील करना होता है गाइज। ये उसी तरह से गाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग जिस तरह से हमने सेट्स के चैप्टर में किया था गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। उन्होंने लिखा इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC and 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS। गाइज उसने आपको क्या गिवन किया, उसने कहा टोटल जो स्टूडेंट्स है आपके पास 60 स्टूडेंट्स है एक क्लासरूम के अंदर। उसमें कहा कि जिसने NCC ली है वे है टोटल स्टूडेंट 30। यानी गाइज NCC लेने वाले कितने गाइज आपके पास 30 स्टूडेंट एंड NSS लेने वाले कितने स्टूडेंट्स गए गाइस, उसने आपको NSS गेट करने वाले स्टूडेंट के उसने 32 जो ऑप्टेड की गई है गाइस NSS। और दोनों जिसके पास NCC भी है और NSS भी है उन दोनों की जो संख्या बताई उसने गाइस आपको वो कितनी बताई गाइस आपको 24 बताई है। ओके गाइस, तो आगे क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्ट इट एट ए रैंडमली एक स्टूडेंट को क्या गाइस सेलेक्ट किया गया और सेलेक्ट करने के बाद उस पर्सन की उस स्टूडेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, NCC और NSS के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी वो स्टूडेंट NCC और NSS इसका मतलब होता है यूनियन।
और जब भी आएगा गाइस तो हमेशा ध्यान रखना यूनियन है, एंड जब भी आएगा गाइस तो हमेशा ध्यान रखना इंटरसेक्शन के बारे में बात करता है। एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना यूनियन के बारे में डिस्कस कर रहा है। आई होप गाइस अब आपको बात क्लियर होगी। तो गाइस पहली बात क्या है कि मुझे एनसीसी और एनएसएस की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो पहले पॉइंट में मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एनसीसी और मतलब यूनियन एंड एनएसएस की। तो गाइस फॉर्मूला होता है एनसीसी प्लस एनएसएस, वही ए यूनियन बी का फॉर्मूला, माइनस एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, मुझे यानी एनसीसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, मुझे गाइज एनएसएस की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, मुझे गाइज दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जबकि उसने मुझे क्या गिवन किया है, उसने तो मुझे नंबर्स गिवन किए हैं। कहीं भी इस लाइन से और इस लाइन तक में इनके कहीं भी इसमें ये नहीं लिखा गया कि ये एनसीसी की प्रोबेबिलिटी है, ये एनएसएस की प्रोबेबिलिटी है, ये इन दोनों के इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की इसने, नंबर समझाने की कोशिश की है गाइज। ओके, तो यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, इनके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे गाइज, समझिए। देखिए जो मैं यदि एनसीसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी गाइज, तो एनसीसी इज डिवाइडेड बाय उस पूरे का सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितने स्टूडेंट है उस क्लास के अंदर, 60। एनसीसी लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 30। तो 30/60 इट मीन्स गाइज 1/2। तो यानी गाइज जो एनसीसी लेने वाले थे उनकी जो प्रोबेबिलिटी आई गाइज वो कितनी आई है, 1/2। ओके गाइज, अब बात करते हैं सेम एनएसएस की गाइज। तो एनएसएस के केस भी यही है गाइज, उसके अंदर संख्या उसने बताई हुई आपने आपको, कितने एनएसएस को लेने वाले, 32। टोटल सैंपल स्पेस कितना है गाइज, 60 का है। तो गाइज कैंसिल कर लीजिए इसको गाइज, देखिए कितने 4 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 4 8 एंड 15। तो गाइज कितना आ गया प्लस 8/15 गाइज। इसी टाइप से उन्हें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना हम लोग, एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। तो कितना होगा गाइज, सेम इसकी संख्या, एनसीसी और एनएसएस दोनों के इंटरसेक्शन की नंबर्स कितने हैं गाइज, 24। सैंपल स्पेस कितना है गाइज, 60। कैंसिल कर लीजिए गाइज, 6 4 6 10, 2 2 एंड 2 5। तो गाइज कितना आ गया, 2/5। तो गाइज आपके पास एनसीसी भी आ गया है, एनएसएस भी आ गया है, और दोनों के इंटरसेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी आपको गेट होगी गाइज। तो ये सारी वैल्यूज अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले रिजल्ट में पुट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, जब आप इसमें फिट कर देंगे तो आई होप यहाँ से आप इसका क्या गेट करने वाले हैं गाइज, आंसर गेट करने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया गाइज। तो यहाँ पे जब आप फिट करेंगे तो एनसीसी की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइज, 1/2। एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइज, 8/15 माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गाइज 2/5। क्लियर हो गई बात, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, डू योर सेल्फ गाइज। ओके, सेकेंड केस क्या कह रहा है गाइज, ये देखिए यहाँ पे उसने कहा द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। सॉरी गाइज, ये थर्ड केस है। सेकेंड केस क्या है गाइज, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी और नॉर एनएसएस। ठीक है गाइज, इट मीन्स नेदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब मना कर रहा, ना तो वो एनसीसी लेने का ना ही वो एनएसएस ले रहे हो। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी, मना कर रहे हैं ना, तो मना यानी एनसीसी के लिए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एनएसएस पे कॉम्प्लीमेंट। तो गाइज दोनों के कॉम्प्लीमेंट का आज ही एक फॉर्मूला बताया था गाइज, क्या होता है, 1 - एनसीसी यूनियन एनएसएस। ओके, और आई होप अभी आपने इसकी वैल्यूज यहाँ से गेट की होगी गाइज। ओके, उस वैल्यू को यहाँ चिपका देंगे और इससे यहाँ से फाइनल आंसर गेट हो जाएगा गाइज। आई होप आपको बात क्लियर हो गई गाइज। ओके, दूसरा पॉइंट बात करते हैं गाइज, जो उसका थर्ड केस है गाइज, वो क्या कह रहा है गाइज, उसने कहा कि एनएसएस तो ले रहा है लेकिन एनसीसी नहीं ले रहा, यानी उसे एनसीसी में इंटरेस्टेड नहीं है वो। जब वो एनसीसी में इंटरेस्टेड नहीं है गाइज, तो हम क्या करने वाले गाइज, एक बात समझना गाइज, यानी वो किस में इंटरेस्टेड है, केवल एनएसएस में इंटरेस्टेड है, तो एनएसएस लिख लीजिए। एनसीसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए गाइज। क्या लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट। तो गाइज आई होप अब आपको इसका फॉर्मूला पता होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट गाइज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस यानी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी गाइज। अब आपके पास सभी की वैल्यूज है, यहाँ पे आप इस वैल्यू को क्या कर देंगे गाइज, फिट, और आंसर गेट कर लेंगे। आई होप गाइज अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि हमसे क्वेश्चन इस टॉपिक पर कैसे पूछने वाला था। आई होप गाइज क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ओके गाइज, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं,
वो प्रैक्टिस यदि एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज 16.3 वो कंप्लीट हो चुकी है गाइस। ओके गाइस, यदि कोई प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड करके अपना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।